गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टीआईआर पढ़ा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था। बड़ा इंपॉर्टेंट सा एस्पेक्ट था। नो डाउट ये दो क्लासेस ऐसी हैं जिनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन 100% आप लोगों से डिस्कस होता है। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने ऐसा ही कहा था और उसी क्लास का कंटिन्यूएशन है। अगर हम देखें तो ये भी एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसका एक स्पेशल केस है टीआईआर। तो टीआईआर हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। इवन दैट हम लोगों ने स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड के बारे में भी डिस्कशन ले लिया था। आज हम लोग सेकंड केस ले रहे हैं, दैट इज मिराज। मामा मारीच का कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद होगा, रामायण में आपने पढ़ा होगा। वो सोने का हिरण और सीता जी का देखना, मंत्रमुग्ध होना, फिर उसके बाद में भगवान राम का उसको मारने के लिए जाना, लक्ष्मण को शक्ति लगना। देखो स्टूडेंट्स, ये जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रचारित प्रसारित करने के लिए हैं। इनको अगर देखोगे तो इसके अंदर सारी साइंस भरी पड़ी है, सारी फिजिक्स भरी पड़ी है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम हिंदी में कहते हैं मरीचिका या मामा मारीच के नाम से जिसको कॉन्सेप्ट दिया गया, वो यही कॉन्सेप्ट था। इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट था, यानी उसके पीछे जो बेसिक कॉज था वो कहीं ना कहीं टीआईआर था। डियर स्टूडेंट्स, अलग बात है कि मेरे को कोई किसी मैटर को लेकर के मूवी बनानी है तो मैं उसमें बहुत सारी चीजें और अलग से लिखता हूं, या तुलसीदास जी ने भगवान राम के बारे में या वाल्मीकि जी ने भगवान राम के बारे में कोई ग्रंथ लिखा, तो उसमें निश्चित सी बात है जो वहां का सिनेरियो रहा होगा उसमें कुछ तो जरूर ऐड ऑन किया होगा उन्होंने, और हो सकता है कुछ चीजें वो भूल भी गए हों। हम ये तो नहीं कह सकते कि 100 परफेक्शन के साथ लिखा गया, लेकिन जो लिखा गया वैसा आज तक कोई नहीं लिख पाया। तो मैं तो ये कहूंगा दैट वाज आइडियल। तो वाल्मीकि जी की बात हम लोग करें, कहने के लिए सो कॉल्ड आज का जो हमारा संविधान कहता है कि साहब वो जो है किसी पर्टिकुलर जाति से करते थे, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, क्या मिलना चाहिए था। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हिंदू धर्म में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो वाल्मीकि जी की पूजा नहीं करता। वो किस जाति से थे, किस धर्म से थे, नोबडी नोस। आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, मैं बहुत ज्यादा उसके केस में नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ मैं ये बात बताना चाहूंगा कि जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था वो मिराज को लेकर के था, और मिराज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, टीआईआर है। तो डिस्टेंट टीआईआर की वजह से मिराज या मरीचिका या भ्रम किस तरीके से डेवलप होता है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक तो मैंने एग्जांपल दिया किसका, मामा मारीच वाला। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, गर्मी के दिनों में कई बार आप बस या कार की आगे वाली सीट पे बैठ के ट्रेवल करते हो तो आपको महसूस होता है कि रोड पे कहीं पानी भरा हुआ है। ऐसा कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा, दैट इज अगेन मिराज। कई बार जो ऊंट होता है, कैमल होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ता चला जाता है। तो ऐसा पाया गया है स्टडीज में कि उसको कहीं ना कहीं मिराज रहता है, उसको कहीं ना कहीं मरीचिका रहती है, कहीं ना कहीं भ्रम रहता है कि आगे पानी भरा हुआ है, तो उस पानी की तलाश में बड़ी तेजी से चलता है। डियर स्टूडेंट्स, रेगिस्तान में ही हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं इसी टीआईआर को लेकर के, मिराज को लेकर के, कि कई बार पेड़ जो होते हैं, ट्री जो होते हैं, वैसे तो रेगिस्तान में पेड़ मिलते नहीं है, लेकिन कई बार बीच बीच में कुछ कटीली झाड़ियां मिल सकती हैं, या व्हाटएवर सो कुछ खजूर जैसे पेड़ मिल सकते हैं, जहां पानी की कमी है वहां भी हम लोगों को कई बार मिल जाते हैं लंबे लंबे पेड़, तार जैसे। तो डियर स्टूडेंट्स, वो हमें उल्टे दिखते हैं। अब यहां जो डायग्राम दे रखा है वो पेड़ का दे रखा है। अब जो रेगिस्तान में रहेगा उसके लिए कैमल वाला एग्जांपल ठीक है। अब जो प्लेन एरियाज में रहता है वो रोड पे पानी भरा हुआ आगे देख रहा है, उसके लिए वो ठीक है। और जो रामायण पढ़ रहा है उसके लिए क्या, मामा मारीच वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक है। तो कहने का मतलब कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन अलग अलग सिनेरियो में जिसको जो दिख रहा है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो डिस्टेंस मैं ये डायग्राम बनाया है तो इसको शो करता हूं, समझिए क्या है। देखिए ये डेजर्ट है, डेजर्ट है या मेरा ब्लैक रोड है। अब ब्लैक रोड है तो वो भी डेजर्ट की तरह से बिहेव करेगा। क्यों करेगा, सनरेज आएंगी, काला रोड जो है वो गर्म हो जाएगा, या डेजर्ट जो है वो गर्म हो जाएगा, तो उसके पास में जो एयर मॉलिक्यूल्स थे वो ऊपर उठ जाएंगे। जब एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर उठ जाएंगे तो नो डाउट डेजर्ट या रोड के नजदीक वाला जो हाइट है वहां पर एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी और ये एज रेयर मीडियम बिहेव करना शुरू कर देगा। कंपैरेटिव टू 2-3-4 मीटर ऊपर एयर की डेंसिटी यहां पर कंपैरेटिवली क्या होगी, ज्यादा होगी, बिकॉज ऑफ इट इज कोल्ड एयर।
कोल्ड एयर कंपैरेटिवली डेंसर। अगेन ध्यान रहे, मॉलिक्यूल्स के नजदीक नजदीक दूर होने की जो बात है मैं उसको यहां पे कंसीडरेशन में नहीं ले रहा हूं, मैं यहां पे स्पीड ऑफ लाइट को लेकर के ही डेंसर और रेयर की बात कर रहा हूं। गेटिंग द कॉन्सेप्ट? हालांकि कहीं ना कहीं कॉज तो वो है कि हॉट होगा, गर्म होगा तो मॉलिक्यूल्स जो है वो उनकी केटीजी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो ऊपर बढ़ जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स होगा क्या, मान लीजिए कैमल है तो एक सर्टेन हाइट पे होगा। मैंने कहा आप बस में आगे वाली सीट पे बैठे हैं तो आप भी एक सर्टेन हाइट पे 1-2 मीटर की हाइट पे बैठे हुए हैं। जब आप इस रोड को यहां पे देखेंगे या पेड़ को सामने देखेंगे तो आपकी आई में एंटर करने वाली रे कहां से आ रही है? नो डाउट पेड़ से रिफ्लेक्ट हो गया। पेड़ पे कहां से आई? पेड़ पे आई सन से। मान लीजिए सन से ये लाइट आ रही है या रोड पे सन से ये लाइट आ रही है, ये यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर के ये आपकी आई में जा रही है। लेकिन होता क्या, पहले जब ये जाएगी तो ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है? डेंसर से रेयर, अल्टीमेटली एक सर्टेन जगह पर ये टीआईआर ले जाएगी और टीआईआर लेकर के ये बैंडेड फॉर्म में मेरी आई में पहुंचेगी। अब मेरी आई को तो एपियर होता है स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट लाइट के ट्रैवलिंग का, अल्टीमेटली क्या होगा बच्चों, ये मेरे को पेड़ जो है वो यहां पे नीचे दिखेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका? मिराज का। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। द सेम कॉन्सेप्ट फॉर कैमल, सेम कॉन्सेप्ट फॉर मामा मारीच और सेम कॉन्सेप्ट फॉर व्हाट, हम लोगों को पानी का इल्यूजन होता है कि पानी रोड पे भरा हुआ है। और ये हमेशा नहीं होता, ये तभी होता है जब रोड हमारी गर्म हो जाती है या रेगिस्तान में जो रेत है वो गर्म हो जाता है। और वो कब होगा? अर्ली मॉर्निंग 5 बजे तो होगा नहीं, सन की अपीयरेंस हुई, सन रेज गिरी, रोड गर्म हुआ, अप्रोक्सीमेटली 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। गेटिंग द कॉन्सेप्ट? यानी अर्ली मॉर्निंग में ये कॉन्सेप्ट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। अब जरा रामायण उठा के देखना कि जो मामा मारीच का कॉन्सेप्ट था, मृग का कॉन्सेप्ट था, उसकी कहीं टाइमिंग आपको मिल जाए तो आई होप सो यू मे कोरिलेट ऑल द थिंग्स। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स ये एक कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करना चाहेंगे टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की। ये मैन मेड प्रिज्म है। जैसे हम लोगों ने स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड की बात की थी, वो भी मैन मेड था। अब हम बात करेंगे टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की। इनको हम लोग पोरो प्रिज्म के नाम से भी जानते हैं। ये कहीं ना कहीं हम लोग अपने पर्पस के लिए बनाते हैं। टीआईआर के जो एप्लीकेशंस हैं उनको अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन पोरो प्रिज्म या राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म की बात हम लोग कर रहे हैं। यह नाम भी दिया है राइट एंगल आइसोसेलेस, यानी दो एंगल 40-45 डिग्री के होंगे और एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो इससे राइट एंगल हो गया और इन दोनों से आइसोसेलेस हो गया। चलिए, अब डियर स्टूडेंट्स मैं पहला डायग्राम आपसे कंसीडर करता हूं। ये यहां पे 90 डिग्री है। मैंने क्या किया, एक अपना ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस किया। इस ऑब्जेक्ट के बॉटम से और टॉप से दोनों से रेज जा रही है। ये नॉर्मल टू सरफेस एंटर कर रही है विदाउट एनी डेविएशन, अंदर चली जाएगी। इस सरफेस पे जब ये टकराएगी तो ये नॉर्मल टू प्लेन, यहां एंगल बनेगा 45। ज्योमेट्री कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ये वाला एंगल 45 है, आप समझ सकते हैं। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना बचा? 45 बचा। जब ये 45 बचा, ये नॉर्मल टू सरफेस है तो ये भी 45 बचा। अब देखिए, ये मटेरियल हम लोगों ने कांच का ले रखा है या कोई भी मटेरियल ले रखा है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बेसिस पे अगर मैं क्रिटिकल एंगल निकालता हूं तो दैट इज लेस देन 45, यानी जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। और जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो ऑब्वियसली ये टीआईआर लेगी यहां पे चली जाएगी, टीआईआर लेके यहां पे गई, ये परपेंडिकुलर टू सरफेस, अल्टीमेटली ये सीधी चली गई यहां पे। इसी तरह से जो नीचे वाली रे है उसने टीआईआर लेगा, चली गई यहां पे। तो जो ऑब्जेक्ट ए बी खड़ा था उसका इमेज बन गया ए डैश बी डैश। इसमें कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने यूज नहीं किया, सिर्फ हमने बाहर रेयर मीडियम लिया, जस्ट सपोज एयर, और अंदर हमने डेंसर मीडियम लिया और अपनी जो इमेज थी उसको 90 डिग्री से डेविएट कर दिया। तो स्पेशल पर्पस पहला प्रिज्म हमारा क्लियर हो गया। अब मैं दूसरे प्रिज्म की बात करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। यहां अगेन मैंने वही राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म लिया है, लेकिन अब यहां पे 90 डिग्री का एंगल है। ऊपर और नीचे वाले ये पी क्यू और आर वाले जो 45 डिग्री पे।
ये मैंने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट लिया, दोनों लाइट रे गई, इसने TIR लिया यहां से नीचे आ गई, इसने TIR लिया यहां से नीचे आ गई। अब जब ये इस सरफेस पे टकराई और इस सरफेस पे टकराई, फर्दर इसने TIR ले लिया, इसने भी TIR ले लिया। तो देखो बच्चों, AB जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसका इन्वर्टेड इमेज A' B' मेरे को मिल गया। यानी अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को इन्वर्ट बनाना है तो मैं इस तरह का प्रिज्म यूज कर सकता हूं, इस तरह से रे डायग्राम के बेसिस पर उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग इसी का और एक आध केस देखते हैं, और इन तीनों को ही हम लोग पोरो प्रिज्म कहते हैं। तो आप देखेंगे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में ये सेम कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिलता है, और 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आपसे तीनों डायग्राम्स को लेकर के पूछा गया है। तो डिपेंड्स ऑन किस एग्जामिनर को क्या पसंद आता है, लेकिन वो देगा जरूर, कोई ना कोई एक केस जरूर देगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करना चाहूंगा। ये भी मेरा पोरो प्रिज्म ही है, वही राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है। यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल। अब जरा देखिए, यहां मैंने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ऑब्जेक्ट में पहली रे ये गई तो ऑब्वियसली अब तो ये 90 डिग्री पे नहीं टकरा रही। जब 90 डिग्री पे नहीं टकरा रही तो क्या होगा, TIR लिया, ठीक है, और सॉरी क्या लिया यहां पे, रिफ्रैक्शन लिया। ये इंसिडेंट एंगल और इंसिडेंट एंगल, ये यहां पे मेरे पास क्या हो गया जी, रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। रिफ्रैक्टेड एंगल से रिफ्रैक्शन लेने के बाद इसमें अंदर एंटर कर गई, बेंड कर गई। बेंड करने के बाद में जब ये इस सरफेस पे टकराती है तो यहां ये TIR लेती है। जब ये यहां TIR लेगी तो इस सरफेस पे गई, यहां पे फिर इसने रिफ्रैक्शन लिया, यहां पे रिफ्रैक्शन, लेकिन यहां पे TIR। बिल्कुल इस तरह से जो बॉटम से रह गई थी उसने यहां पे रिफ्रैक्शन लिया, यहां पे TIR लिया, और यहां पे फर्दर रिफ्रैक्शन लिया। मेरे को इन्वर्जन मिल गया, किसका, मेरे ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है, इसमें और इसमें? भैया यहां जो भी मेरा ऑब्जेक्ट था उसी के नीचे मेरी इन्वर्टेड इमेज मिल रही थी। यहां पे जो मेरा ऑब्जेक्ट है उससे दूर जाकर के कहीं इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इनकी हेल्प से पेरिस्कोप बनाते हैं, प्रिज्म की हेल्प से। अब जरूरत क्या है भैया, कोई कह सकता है कि सर ये सीधे सीधे हम लोग मिरर लेकर के भी तो कर सकते थे। हाँ बिल्कुल कर सकते थे डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आपको पता होगा हर मिरर में एक लस्टर्ड पॉलिश सरफेस होता है। अब वो पॉलिश जो हम करेंगे, अगर वो खराब हो जाती है किसी भी कारण से, तो हम लोग पॉलिश करना पसंद नहीं करेंगे। मान लीजिए सबमरीन्स है या बाथरूम है। अब बाथरूम में आपने मिरर लगा लिया, आप देखते हो 3-4 साल में मिरर खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे ही हमारी सबमरीन्स है, सबमरीन्स में मॉइस्चर ज्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। अल्टीमेटली क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस हैं, जो पॉलिशेस हैं, वो खराब हो जाती हैं। तो हम लोग प्रीफर करेंगे इस तरह के प्रिज्म को वहां पर, जिससे कि पॉलिश खराब ना हो और एक लंबे समय तक। भैया सबमरीन एक बार पानी के अंदर जाती है, कई बार तो साल साल भर में ऊपर निकल के आती है। 1 साल तक लोग नीचे ही रहते हैं पानी के अंदर ही। सोचिए उन लोगों की भी जॉब होती है। आप तो यहाँ मजे से बैठे हुए हो, पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है खाना खाने के बाद। उन लोगों के बारे में सोचो जो 1-1 साल तक पानी के अंदर रहते हैं, सबमरीन में रहते हैं। तो बच्चों उनके लिए ये सब फिजिक्स डिजाइन करके देता है, जिससे कि उन लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं TIR का, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर्स। अब ये देखिए ऑप्टिकल फाइबर्स क्या है, या इनको हम ऑप्टिकल पाइप के नाम से भी जानते हैं। कहने के लिए पाइप अगर मेरे सामने कॉन्सेप्ट आता है तो मुझे लगता है कि हॉलो होगा, लेकिन ये हॉलो नहीं होता, ये सॉलिड होता है। इसका यूज क्या है वो समझ लीजिए। डियर स्टूडेंट, जब भी हम लोग किसी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, जस्ट लाइक टेलीफोन के सिग्नल है, तो हमें कॉपर की तार यूज करनी होती है। क्यों यूज करनी होती है? कि कॉपर का जो रेसिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली कम है। जब हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करेंगे, किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे, तो लेस रेसिस्टेंस वाला वायर हो चाहिए। अब डिस्टेंस एक वायर से एक ही सिग्नल हम लोग दे सकते हैं। अब मान लीजिए ये पूरी कॉलोनी है, अब इसमें अगर मैं सारे टेलीफोन्स की बात करूंगा, मोबाइल तो बहुत बाद में आया, मोबाइल के लिए भी डाटा हमें कहीं ना कहीं भेजना ही पड़ता है, वहां भी हम लोगों को इसको यूज में लाना ही होता है डियर स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब कॉपर की रेसिस्टेंस कंपैरेटिवली ज्यादा है, मेटल है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, चोर भी चुरा ले जाते हैं। तो हमने ऐसा कुछ खोजने की कोशिश की, साइंटिस्टों ने ऐसा कुछ खोजने की कोशिश की जो लाइट वेट हो, जिसको चोर ना चुराए। अगर उसके काम का नहीं है, मार्केट में बिकेगा ही नहीं, तो भैया चोरा क्या करेगा। डाटा ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा हो,
मल्टीप्लेक्सिंग पॉसिबल हो, यानी एक ही वायर के अंदर से या एक ही ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से बहुत सारे टेलीफोन्स का डाटा चले जाए। ये सब चीजों को जब इन्वेंशंस में डाला गया, भैया ऐसा कुछ सोचो जैसे कोरोना का वायरस सब लोग लगे हुए हैं, ऐसे ही नो डाउट जो वायर टेक्नोलॉजी थी उस वायर टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करने के लिए इन्वेंशंस हुए और उसमें पहला इन्वेंशन आया किसका, वायरलेस का। अब वायरलेस में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे जो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन है वो वायरलेस करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, प्रॉब्लमेटिक होता है। इसी तरह से एक और सब्स्टिट्यूट हमारे पास आया ऑप्टिकल फाइबर, जिसको हम ऑप्टिकल पाइप के नाम से भी जानते हैं। इनका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, वो है TIR। इसी के बेसिस पे ये काम करता है। खासियत क्या है, लाइट वेटेड होते हैं, चोर इनको चुराते नहीं है, और डाटा ट्रांसमिशन रेट जो है वो निश्चित रूप से जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है कांच के अंदर, फाइबर के अंदर, उस वेलोसिटी से हो जाता है, यानी इट इज वेरी फास्ट। अब आप लोग अपने घरों में जो इंटरनेट यूज करते हो उसमें भी आपने सुना होगा कि फाइबर का कनेक्शन है मेरे यहां, तो एग्जैक्टली फाइबर का कनेक्शन है वो यही वाला कनेक्शन है। आपके घर तक जो डाटा आ रहा है वो इसी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आ रहा है। उस डाटा को आप एक ऑन करके डिवाइस होती है, शॉर्ट नेम है, उसमें डालते हो, वो कहीं ना कहीं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक वायर के थ्रू या कैट 5 केबल के थ्रू आप लोग कहां देते हो, अपने राउटर के अंदर देते हो, और राउटर फिर जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है, वाईफाई में कन्वर्ट करता है, लेन के थ्रू दूसरे पोर्ट प्रोवाइड करता है, और आप इंटरनेट में जैसे यूज करते हो। तो एग्जैक्टली इट्स अ टेक्नोलॉजी। तो हम यहाँ पे टेलीफोन कनेक्शंस की बात कर सकते हैं, नेट कनेक्शंस की बात कर सकते हैं, या व्हाटएवर हो, कोई भी किसी तरीके का डाटा ट्रांसमिशन उसकी बात कर सकते हैं। तो ये यूज था किसका, ऑप्टिकल फाइबर का। अगर आज से 8-9 साल पहले की, 10 साल पहले की बात करूं तो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर इसका वर्किंग प्रिंसिपल और ये सब था। अब हमारे यहां सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, क्या, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ TIR। अब उसके अंदर ये सब पार्ट है। मेरे को इतना सब कराना इसलिए पड़ रहा है कि अगर कहीं से कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे डिस्कस हो गया और आपका क्वेश्चन रह गया तो आप तो 99 पे रह जाओगे ना बच्चों, मुझे तो 100 चाहिए। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? चलिए अब मैं डिस्कस करता हूं कि कैसे बनाते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे ऊपर है ये बफर कोटिंग। बफर कोटिंग इसको सिर्फ मजबूती देने के लिए की जाती है। ये जो कोटिंग है ये बफर कोटिंग मजबूती देने के लिए है। इसके बाद में है ये क्लैडिंग। क्लैडिंग जो होती है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली कम होता है, और सेंट्रल पार्ट है कोर। अगर आपके पास कोई टुकड़ा पड़ा होगा ऑप्टिकल फाइबर का, बहुत सारे मिल जाते हैं, रोड पे पड़े रहते हैं ऐसे ही, अगर एक बार टूट गया तो उसे कोई उठाता भी नहीं है, किसी के यूज का ही नहीं है। इसकी तो सही मायने में हम लोग कपड़े सुखाने के लिए भी इसको यूज नहीं कर पाते, बिकॉज जब थोड़ी हार्ड होती है, बेंड नहीं होती आराम से। चलिए, तो डिस्टेंस सेंट्रल पार्ट है कोर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली कम होता है। और ये बफर है, बफर कोटिंग है, ये सिंपल सा इसको मजबूती देने के लिए प्लास्टिक या व्हाटएवर से कोई भी ओपेक मीडियम हम लोग यहां पे यूज कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये काम कैसे करती है? काम करना बड़ा आसान सा काम है। ये जो है ना, क्या है, इसका सेंट्रल एक्सिस है। अब इस सेंट्रल एक्सिस के साथ कोई पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए हम लोग यहां से क्या करते हैं, ऑप्टिकल सिग्नल देते हैं। ये ऑप्टिकल सिग्नल यहां क्या करेगा, रिफ्रैक्शन लेगा। रिफ्रैक्शन लेगा तो ये बाहर इस पे चला गया, अंदर चला गया। अब देखिए अंदर जो कॉन्सेप्ट है, चलो मैं इसको यहां बना के दिखाता हूं। ये जो है ना, यहां से गया और ये अंदर क्लैडिंग के सरफेस पे जाके टकराया। ऑब्वियसली जब क्लैडिंग के सरफेस पे जाकर के टकराएगा तो यहां से क्या ले जाएगा, TIR ले जाएगा। मैं डायग्राम को दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, बिकॉज ऑफ 3 पार्ट में डियर स्टूडेंट्स। चलिए मैं ये हटा देता हूं, और हटाने के बाद में अब ये डायग्राम बनाता हूं। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स बात क्या थी कि ये मेरा क्या था, सेंट्रल एक्सिस था। अब सेंट्रल एक्सिस के साथ कोई एंगल बना के ये इंसिडेंट रे, तो यहां से इसने रिफ्रैक्शन लिया, रिफ्रैक्शन लेकर के ये इस सरफेस पे टकराई। ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली कम है, यहां से ये TIR लेगी, यहां पे आ गई, फिर यहां से TIR लेगी, यहां पे आ गई। इस तरह से क्लैडिंग के अंदर एंटर कभी भी नहीं करेगी। जो सेंट्रल कोर है उसी के अंदर सक्सेसिव रिफ्रैक्शंस लेकर के या TIR लेकर के जो भी मेरा डिजायर्ड प्लेस है वहां बाहर मिल जाएगी। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, ऑप्टिकल फाइबर का, जिसकी हेल्प से हम लोग सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इसका फायदा
वही सब बताया, चोर चुरा के नहीं ले जाएगा, मजबूत रहेगी, लाइट वेट रहेगी, मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू बहुत सारे सिग्नल्स को हम लोग ले जा सकते हैं। जस्ट लाइक मैं ये कह सकता हूं कि अगर सेंट्रल कोर, ये जो कोर वाला सेक्शन दिखा रखा है, ये मेरा 1 सेंटीमीटर डायमीटर का है, तो इसमें से 10⁶ सिग्नल्स को एट ए टाइम में कैरी कर सकता हूं। अब हम लोग बात करना चाहेंगे, तो इसी का एक दूसरा डायग्राम हमने यहां पे दे रखा है। देखिए, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48 और कोर का 1.52। नो डाउट क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, कोर का ज्यादा है। लाइट रे यहां से एंटर हुई, जो डायग्राम ऊपर दे रखा था उसी को दिखाया हुआ है मैंने। यहां पे टीआईआर लिया, यहां आ गई, यहां से फिर टीआईआर लिया। सक्सेसिव टीआईआर लेते लेते क्या पहुंच गई साहब? सक्सेसिव टीआईआर लेते लेते ये जो है हमारी पहुंच गई जहां हमारा डेस्टिनेशन था, जहां हम लोगों को चाहिए थी, वहां पे पहुंच गई साहब। फिर बताता हूं, यहां से रिफ्रैक्शन लेगी, क्या है भैया, चलो। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे, इसको फिर दोबारा से एक बार देखते हैं डायग्राम को। चलिए, यहां पे इस जगह पे ये क्या लेगी? रिफ्रैक्शन लेगी, यहां पे टीआईआर लेगी, फिर यहां टीआईआर लेगी, फिर ये टीआईआर, जितने भी बेंडिंग्स हैं हर बेंडिंग्स पे टीआईआर लेगी। फाइनली इस जगह पे पहुंचेगी, ये अगेन सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस से जब निकलेगी तो रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो ये मेरे को यहां पे मिल जाएगी। नो डाउट जब भी मैं इस ऑप्टिकल फाइबर को यूज करूंगा तो यहां पे ओनू लगाऊंगा, यहां पे भी ओनू लगाऊंगा, यहां से मेरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ओनू जो है कन्वर्ट कर देगा ऑप्टिकल सिग्नल्स में, और ये ऑप्टिकल सिग्नल्स मेरे यहां से ट्रैवल होंगे, यहां से ऑप्टिकल सिग्नल ही बाहर निकलेंगे, और ये ऑप्टिकल सिग्नल फिर दोबारा से मैं ओनू लगाऊंगा। ओनू बोले तो ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करता है? एक तरह के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को दूसरे तरह के सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में कर सकता है, इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसके बेसिस पे और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको मिल सकते हैं। क्या क्या मिल सकते हैं? आपने देखा होगा वहां इंडिया गेट पे चले जाते हो, वो 20 रुपए में 25 रुपए में एक बड़ा बढ़िया सा डेकोरेटिव पीस दे देता है, उसमें नीचे एक थोड़ी सी एलईडी लगी होती है, और जो फाइबर्स होते हैं उनकी एंड पे आपको ऐसा लगता है ऐसे वाटर ड्रॉपलेट लटकी हुई है, बड़ा रंग बिरंगा सा। तो वो भी इसी टेक्नोलॉजी पे है ऑप्टिकल, लेकिन वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा हार्ड सरफेस नहीं होता, कुछ दिनों में वो खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? उससे हाथ लगते हैं, धूल के कण उसके ऊपर लग जाते हैं, अल्टीमेटली जो क्लैडिंग है, क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो जाता है, अल्टीमेटली फिर वो जो है अच्छे से वर्क नहीं करता। चलिए अब डियर स्टूडेंट्स, मैं इस पर बेस्ड एक तो न्यूमेरिकल की बात करता हूं, और न्यूमेरिकल करने के बाद फिर हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। चलिए देखिए जरा क्या है। Determine the direction in which a fish underwater see the setting sun, refractive index of water 1.33। जितना छोटा क्वेश्चन होगा नो डाउट वो उतना ही परेशान करेगा डियर स्टूडेंट्स। फिगर की हेल्प से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए वो क्या रहा है यहाँ पे, ये मछली है, जल की रानी है, जल के अंदर ही रहेगी, ये तो सबको पता ही है। अब ये क्या कर रही है? सन को देख रही है। ठीक है भैया, काम कुछ है नहीं, खाना पीना खाया, सन को देख रही है फ्लोट करते हुए। नो डाउट सन उसको अपनी जगह पे तो दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि सन है रेयर मीडियम में, और रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे आ रही है। लेकिन मैं जब मछली की बात करूंगा तो मछली तो है मेरी डेंसर मीडियम में, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में देगी तो निश्चित रूप से टीआईआर का कांसेप्ट हो सकता है। तो सन की अपीयरेंस उसको सिर्फ तब तक होगी जब तक कि सन हॉरिजन में पहुंचता है। अब देखिए हॉरिजन में अगर पहुंचता है तो हॉरिजन में पहुंचने पे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं लाइट रे जो है क्रिटिकल एंगल से हॉरिजन की कांसेप्ट में मेरे को मिलेगी। तो कहने का मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्रिटिकल एंगल निकाल के देना है, तो मैं बता पाऊंगा कि भैया क्रिटिकल एंगल तक ही सन उसको दिखाई देगा। अब इस एंगल को मैंने आईसी यहां लिखा, ज्योमेट्री से आईसी यहां लिखा। अगर मुझे हॉरिजन के साथ में देना है तो मैं इसको लिख दूंगा 90 माइनस व्हाट आईसी। तो डियर स्टूडेंट्स, हॉरिजन के साथ में जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा 90 माइनस आईसी का। आई होप सो टीआईआर के बेसिस पे ये
क्लियर हुआ होगा आपको। अब कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी, वही एक फॉर्मूला डालना है मेरे को, sin IC इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वैल्यू यहां आई बड़ी उल्टी सीधी सी 0.7518। नो डाउट सीबीएसई में या तो इस तरह का कॉन्सेप्ट मिलेगा, पानी नहीं देगा वो आपको, ऐसा कुछ देगा कि यहाँ वैल्यू सीधे सीधे निकल जाए 30 डिग्री 40 डिग्री 65 डिग्री या 45 डिग्री, तो उसके बेसिस पे ये एंगल निकल जाएगा। यहाँ टेबल की हेल्प से हम एंगल निकाल के लाएंगे 48.7 डिग्री। अब हॉरिजॉन के साथ में देना था तो 90 माइनस ये करेंगे और हॉरिजॉन के साथ में ये एंगल मेरे को मिल जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन द फॉलोइंग रे डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डजंट मैटर डियर स्टूडेंट्स, अगर देखें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मेरे को ये मिलता है। देखिए डायग्राम के बेसिस पे ही ये मुझे क्वेश्चन करना है। यहां पे वो क्रिटिकल एंगल कह रहा है, क्या कह रहा है यहां पे, क्रिटिकल एंगल कह रहा है डियर स्टूडेंट्स। अब मैं ज्योमेट्री यहां पे यूज करता हूं और इजीली इसको निकाल सकता हूं। ये क्रिटिकल एंगल है तो भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्रिटिकल एंगल में निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं, दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज बेस। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? परपेंडिकुलर मेरे को 30 दे रखा है और ये 40 दे रखा है। हाइपोटेन्यूस निकालनी है तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के दे सकते हो। तो sin IC इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। sin IC की वैल्यू मुझे चाहिए तो ये चाहिए हाइपो, हाइपो चाहिए तो हाइपो है स्क्वायर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो sin IC की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, sin IC की वैल्यू हो जाएगी 30 ओवर हाइपो, हाइपो कितना है 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। तो सीधे सीधे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले सकते हो, कुछ मुश्किल वाली बात तो है नहीं, मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जरा आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। ये देखिए हम लोगों ने यहां से sin IC की वैल्यू निकाली, फिर इसको अच्छा वेलोसिटी पूछ रहा था। चलिए वेलोसिटी पूछ रहा था, थोड़ा सा काम और कर लेते हैं, किसने मना किया। वेलोसिटी पूछ रहा था तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सब लोग जानते हैं, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती तो इससे कम है, लेकिन हम लोग सिंपलिसिटी के लिए डाल देते हैं। दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड। अब लिक्विड तो मुझे पता नहीं है क्या होगी, डाल देता हूं भैया μ1 की वैल्यू निकली थी 5/3, ये मैंने वैल्यू डाली और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट आप लोगों का निकल के आ गया। अब इसको वो और भी एक्सटेंड कर सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेवलेंथ के टर्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो 11 क्वेश्चन है हमारा। A point source of light S placed at the bottom of a vessel containing a liquid of refractive index 5/3. A person viewing the source from above the surface, there is an opaque disc of radius 1 cm floating on the surface. The center O of the disc lies vertically above the source S. The liquid from the vessel is gradually drained out through a tap. What is the maximum height of a liquid for which the source cannot be seen at all? NCERT का क्वेश्चन है लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहां पर डाल रखा है। क्या कहता है क्वेश्चन, मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिलॉसफी देता हूं, फिर कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, बड़े होशियार बच्चे हैं। डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप तो पढ़ ही लीजिएगा, आपके पास में नोट्स हैं, मैं यहां क्लियर कर देता हूं। पहले ये आपके पास में क्या है, कोई ट्रम्बलर है या टब है, इसमें एक यहाँ पे टूटी लगी हुई है, टूटी समझते हो ना, हाँ बस टूटी लगी हुई है। ये यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से डिफरेंट लाइट रेज निकल रही है और ये इसके जस्ट ऊपर कोई डिस्क है वो फ्लोट कर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इस डिस्क से बाहर वाली जो लाइट रेज हैं वही दिखाई देंगी, ये तो अगर निकल भी रही है तो ओपेक डिस्क है तो बाहर जाएंगी नहीं। अब इन रेज के साथ में अगर ये TIR ले गई तो भैया ये भी नहीं दिखेगी। अब अगर TIR नहीं लिया तो ये दिख जाएंगी। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? तो डियर स्टूडेंट्स वो धीमे धीमे करके पानी को ड्रेन कर रहा है, ड्रेन कर रहा है तो ये हाइट कम होती चली जाएगी, ये हाइट कम होती चली जाएगी तो एक सर्टेन कंडीशन में जो सोर्स है उससे आने वाली लाइट बिल्कुल बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? ये तो निकलेंगी नहीं, ये रुक जाएंगी और ये TIR ले रही थी।
तो डियर स्टूडेंट्स, फिलॉसफी क्वेश्चन की समझ में आ गई होगी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अब मैं डायग्राम की बात करना चाहूंगा, इसके एक्सप्लेनेशन की बात करना चाहूंगा। समझदार को इशारा काफी, और जो कमजोर दिल वाले बच्चे हैं वो इन क्वेश्चंस को हाथ ना लगाएं, वरना तो उनको फिजिक्स मुश्किल लगेगी। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मैं जरूर ये कहूंगा कि 100% उनको ये क्वेश्चन करने चाहिए। अरमान तो सब पालते हैं, मेरे को आईआईटी में सिलेक्शन चाहिए, मेरे को नीट में सिलेक्शन चाहिए। काम कौन करेगा बच्चे? जो काम करेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो आप कोशिश करेंगे, होगा क्वेश्चन, नहीं होगा तो मैं हूं, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, मेरे पास आइए, मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आपको अपना दिमाग जरूर यूज करके देखना चाहिए। डियर स्टूडेंट, देखिए ये वही कॉन्सेप्ट, यहां से लाइट निकली, क्रिटिकल एंगल जो होगा तो उस पर लाइट हमारी स्प्रेड अप हो जाएगी। अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा एंगल है तो ही बाहर निकलेगी, और अगर काफी छोटा एंगल है तो ये जो ओपेक डिस्क है रेडियस r की, ये ओपेक डिस्क जो है इसको बाहर नहीं जाने देगी। तो मैंने यहां सीधे सीधे प्लेस किया IC इक्वल्स टू दिस वन। यहां से IC की वैल्यू ही मेरे पास 1/μk बराबर है। दोनों को मैंने कंप्यूट कर दिया, और मैं यहां इजीली हाइट जो है वो निकाल के दे सकता हूं कि किस हाइट तक मेरे को ये दिखाई देता रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को छोटा सॉल्यूशन है ना भी समझ में आ रहा हो, तो बॉदर होने की जरूरत नहीं है। यू मे व्हाट्सएप मी, यू मे कॉल मी, ऑल्सो यू मे कम टुवर्ड्स मी। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बशर्ते आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे। चलिए, तो बस आज की क्लास में मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। बाकी का काम करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।